आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी को सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो इसी के अंदर से लड़ेंगे, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको खुद लगता है कि आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी, तभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल। यदि और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को मेंटली कैच कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसे हमारे साथ ही पढ़िए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको आसानी से इसे कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पहला जो हमारा चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये जो है हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है और इसका टाइटल है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और सिविक्स में सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो लोकतंत्र पे ही आधारित है। तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है आपको। इसमें लोकतंत्र के क्या गुण है, अवगुण है, और इस चैप्टर में मेनली आपको दो देशों के बीच एक कहानी के बारे में दिया हुआ है, जिसमें पहला देश है श्रीलंका और दूसरा देश है बेल्जियम। तो किस प्रकार उन्होंने अपने देशों में सत्ता की साझेदारी को अपनाया, तो इसी बारे की कहानी है और कहानी के आधार पे ही कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? आप ऐसे सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री, क्योंकि कुछ भी हो तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ज़्यादा उनका महत्व है हमारे देश में। बट जो हमारे भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है वो मेनली राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू, अगर हम करेंट अफेयर में कहें। क्योंकि लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं। पहला तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और एक तीसरा हुआ राष्ट्रपति। इन 3 स्तंभों से मिलकर ही लोकतंत्र का निर्माण होता है। इसलिए भारत का संवैधानिक अध्यक्ष दो है। भारत का प्रथम नागरिक वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राष्ट्रपति को। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझ आ रहा होगा और आप अच्छे से इसे याद कर पा रहे होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने 9th में भी इसे रीड किया होगा दोस्तों। तो इसका जो आपको पता ही होगा, इसका जो आंसर है ये सी हो जाएगा। 1971 ईस्वी में क्या हुआ था? बांग्लादेश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। और कभी कभी पूछता है बांग्लादेश को पहले क्या कहा जाता था? तो बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमें कह रहा है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकरण किया? यानी कह रहा है कि हमारा भारत जो है कब गणतंत्र संविधान को अपना लिया? तो क्या होगा? आपको पता ही होगा 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना? एक गणतांत्रिक देश बना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और इससे पहले और कभी कभी पूछता है कि लोकतंत्र को बनने में कितना समय लगा था? 1947 में जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1950 में संविधान बना था, तो इसके भी जो गैप है उस समझ सकते हैं डेट से भी। 2 साल 11 महीने कितना? 18 दिन। आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। ऐसी प्रकार से हमारे साथ वीडियो में ऐसे ही कंटेंट को देख के जुड़िए, ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली कर पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ, अच्छे स्कोर कर पाएँ और रैंकर्स और टॉपर्स की लिस्ट में भी आपका नाम हो। आप अपने
भविष्य को उज्जवल कर पाएँ, अपने परिवार के भविष्य को सिक्योर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी प्रकार आपको खुद कैपेबल हैं कि आपको कैसा प्लेटफॉर्म चाहिए पढ़ने के लिए। तो आपको जो अच्छा लगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, मैं नहीं कहती हूँ कि आपको ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन ही पढ़ो। ऑफलाइन पढ़ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास एक अच्छा आपको समझने वाला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट आप उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ आपका दिल चाहे, जहाँ आपका मन चाहे, आप वहाँ फ्रीली पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो सिंपली कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा, कभी कभी पूछता है कि किस लोकसभा सत्र के बाद महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा 15वीं लोकसभा। उससे पहले बहुत ही ज़्यादा महिलाओं की जो थी प्रतिशत वो कम थी, और बहुत ही कम थी, जिससे के कारण आरक्षण भी देना पड़ता था औरतों के लिए। तो 15वीं लोकसभा में जो वो थी, आप 10.86% मार दीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको 10% भी मिले, पॉइंट में ना दिया रहे, तो आप क्या मानेंगे, सीधा 10% मार देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो मैंने कहा औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है, तो वो कहाँ की जा रही है, तो वो पंचायती राज संस्थाओं में की जा रही है। हर मुखिया, विधान परिषद, सभी में आजकल क्या होता है, औरतों के लिए क्या होता है, आरक्षण होता है, ताकि उनको भी अपना अधिकार मिल पाए। ठीक है, तो आरक्षण होता है जो शायद एक सरकार की ओर से एक अच्छा पहल है, परंतु कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये समाज की जो कुरीति है, मानसिकता है, उससे अलग हटकर इनको बनाया जाता है। बट ये कितना कारगर है वो तो सब जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो क्या कहते हैं ये, कभी कभी एक लघु में क्वेश्चन आता है, सांप्रदायिकता क्या है। मतलब जो अपने धर्म को उच्च समझे और अपने मतलब धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं। मतलब ये तो अच्छी बात है कि लोगों को अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, बट दूसरे को धर्म को जो नीचा दिखाता है उसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को सांप्रदायिक कहते हैं। ठीक है, तो अपने धर्म को ज़रूर अहमियत दीजिए, ज़रूर सम्मान दीजिए, बट दूसरे के धर्म को भी समान नज़र से देखिए। यही एक व्यक्ति, एक मनुष्य का धर्म है। अगर ऐसे नहीं हैं आप, तो ये आपके लिए अच्छे समाज में, एक अच्छे समाज में आपको सम्मान मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो पूछ रहा है सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है, तो ये सिंपली किस पे आधारित है, तो धर्म पे है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता था। तो ये अभी कुछ हाल में ही हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है सिंपली 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी आंसर पे आपको टिक लगाना है। और महिला दिवस जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट भी होता है बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली है वो क्या है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और कभी कभी पूछता है कि कहाँ पर लोकतंत्र की बैठाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तो नेपाल में ही बुलाई गई थी। नेपाल में कहाँ, इससे लोकतंत्र से पहले किसका शासन था, तो माओवादी सरकार का वहाँ पे शासन था। कमल दहन प्रचंड ऐसे कुछ राजनीतिक पार्टी वहाँ पर अपना शासन चलाते थे। नेपाल में बहुत सारी ऐसी मानसिकताएं जन्म ले रहे थे, जिससे नेपाल जो था अधर्मनिष्ठ होता जा रहा था। तब वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों का कौन सा मूल अधिकार दिया गया है।
तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, वो संविधान 19 में दिया, अनुच्छेद 19 में दिया गया। तो समानता का अधिकार जो आपका सही आंसर हो जाएगा। और कभी कभी पूछ देगा अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 15 का जो संबंध है वो रंग भेद से है। तो रंग भेद जब पूछे तो अनुच्छेद 15 आपका सही होगा। और 21 क्या होगा, वन्य जीव प्राणी की रक्षा से। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो आपको पता होगा मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये बहुत बड़े विरोधी थे रंगभेद के। ये टॉम स्मिथ, जॉनी कॉलक्स, महात्मा गांधी तो थे ही। ये जो जेड गुड्डी थे ना, ये थे क्या, रंगभेद के विरोधी बिल्कुल भी नहीं थे। ये रंगभेद के क्या करते थे, समर्थन करते थे और इस कुरीति को क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? अपने धर्म के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी चाहते रहें, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ। हाँ, बिल्कुल सही। क्या मैंने बताया था, अपने धर्म को क्या सम्मान देना, धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, और दूसरे मतलब अपने धर्म को क्या दूसरे से श्रेष्ठ समझ। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़िए, आप कंटिन्यूसली रोज़ पढ़ाई कीजिए। आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर विज़िट करिए, वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस पहले से ही सेपरेट तरीके से बनाई गई हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से वॉच कीजिए और अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी एबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी कैपेसिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है ना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसला लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदाय का विचार है। ये तीनों जो है ये अवगुण दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, सिंपली क्या होता है हमारा अभिप्राय, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर जो होता है उसे हम इसे सूचित कर रहे हैं। भारतीय संविधान के बारे में निम्न से कौन कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही नहीं है, बिल्कुल मनाही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, बिल्कुल नहीं। ये धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, बिल्कुल नहीं। सभी लोगों को कोई भी धर्म माने किया जाता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे किसी को कोई भी धर्म मानी क्या जाती है, यहाँ पे सभी अपना धर्म मान सकते हैं बिना किसी हिचक के, बिना किसी रोक के, क्योंकि ये अनेकता में एकता वाला देश है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक दूसरे के साथ एकता से रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। इसलिए हमें आसपास के जो भी हो उसका भी उसका भी भलाई करना चाहिए। कहते हैं बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। अगर आप लोगों को भलाई करेंगे तो ही आपकी भलाई हो सकती है। एक अच्छी मनुष्य की यही कर्तव्य है, यही निष्ठा है। तो आप इसी प्रकार अपने पढ़ाई तो करते हैं हम मार्क्स के लिए, बट हमारा जीवन है वो कृतार्थ करना है एक अच्छे मनुष्य के लिए। तो एक लोग विद्या समझते हैं, पहले पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है कि एक अच्छा मनुष्य विद्या से बन सकता है, इसलिए लोग विद्या को पढ़ना अपने बच्चे लोग क्या करते हैं, उनका बच्चा अगर स्पोर्ट्समैन बनता है तो बनने देते, बट उसको क्या करते 2 साल का हुआ स्कूल में दाखिला दिला देते, क्योंकि उन्हें पता है कि विद्या से ही एक श्रेष्ठ मनुष्य की स्थापना हो सकती है। तो आप इसी प्रकार अपने मन को साफ करके बको ध्यानम काम चेष्टा, ये जो गुण होते हैं ये सभी क्या होते हैं, एक अच्छे विद्यार्थी के होते हैं। अल्पाहारी, गृह त्यागी, क्या ये सब गुण हैं। आपको अल्प आहार करना चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ खाना छोड़ दो, बट अल्प आहार करो जिससे आप जीने भर खाओ, खाने के लिए मत जियो। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले जो क्वेश्चन है हमारा, ये तो हो गया था। अगले क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपने इसे संस्कृत में भी पढ़ा होगा। इंडिका पुस्तक जो है वो सिंपली किसके, मेगास्थनीज के हैं।
और मेगास्थनी कौन था? तो क्या था? चीनी यात्री था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक विभाजन को संभालने के निर्णय से कौन सा कथन कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इसमें जो आपका सिंपली आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी आप मान लीजिएगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट डाल दी क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो जो बिहार की सिंपली साक्षरता दर है वो कितनी है? 47% है, जबकि केरल में ये बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि पता होगा आपको केरल जो है सबसे साक्षर राज्य है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की क्या संख्या थी? तो हमारी जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? वो सिंपली कितनी थी? सी थी, माने 59 थी। 59 जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में जो 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं की जो प्रतिशत है वो कितनी है? तो वो कितनी है? तो देखिए 53.70% आप कभी दशमलव के बाद 70 नहीं पढ़ सकते हो, आप इसे 70 वर्तनी में यूज़ करोगे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये डरबन में जो आपसे पूछे तो डरबन में कब हुआ था? तो डरबन में हुआ था सिंपली ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 2001 में एक डरबन में नस्लवादी विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था। डरबन कहाँ है? तो डरबन कहाँ है? डरबन है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में, आप इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? तो ये कब उभरा था? तो आप 1966 मार दीजिएगा। 1966 में अश्वेत शक्ति का एक सम्मेलन हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन था? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन थे? तो सिंगली थी। और सिंगली को कब राष्ट्रभाषा बना दी गई थी? तो 1956 को उसका राष्ट्रीय भाषा बन गया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी थी? तो तमिलों की जो संख्या थी बहुत ही ज़्यादा कम थी। कितनी थी? तो 18% थी। आप ऑप्शन नंबर बी को सही मान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते। बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया? तो आपको पता होगा कि बेल्जियम में जो फ्रांस और बेल्जियम के लोगों के बीच जो था वो बहुत ज़्यादा मनमुटाव था, उन्होंने 1770 में, कितना? 1770 में एक लिट्टे का स्थापना करके अब आपसी समझौता कर लिया था, और जिससे वहाँ पर सत्ता की साझेदारी हो गई थी और वहाँ लोग शांति से रहने लगे। बट इससे पहले उनमें क्या था? बहुत ही ज़्यादा मतभेद था। तो क्या हुआ? बेल्जियम की ना एक मर्चटेम स्कूल में क्या किया? फ्रांस की ना फ्रेंच बोलने पे क्या किया? रोक लगा दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है? तो भारत में आपको पता ही होगा 70% से ज़्यादा किसकी है? तो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं ज़्यादा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया धर्म सापेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, बहुभाषी राज्य, हिंदू राज्य। तो यहाँ पे क्या गया? धर्मनिरपेक्ष। यहाँ किसी धर्म को किसी को सापेक्ष नहीं रखते, सभी अपने धर्म को सिंपली मान सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ पे रहते थे? तो जो श्रीलंका है वहाँ पे तमिल जो थे वो मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो यही हमसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर पूर्वी प्रांत जो हम क्या हैं? हम श्रीलंका के कितने में? उत्तर में हैं। तो उत्तर जो तमिलनाडु है वो बिल्कुल बहुत करीब है श्रीलंका से, तो वहाँ कुछ आबादी तमिलों की बसी हुई है। तो वो कहाँ पे होंगे? वो उत्तर पूर्वी दिशा में होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया? तो मैंने पहले ही बताया था, जो स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था है वहाँ पर महिला को 50% की क्या है? 50% की आरक्षण दी गई है। बहुत ही अच्छी एक पहल है। और हाल में ही करेंट एक बात हुई थी कि राज्यसभा तक ये गया था कि वहाँ पे कि संसद में ही 50% औरतों को आरक्षण मिले, बट ये बिल शायद पास नहीं हो पाया था। तो ये बिल पास नहीं हो पाया था कुछ कारणों की वजह से, आई डोंट नो। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। काले दस्ताने और बंदी हुई मिट्टी क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
या फिर कह लें ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन इसका आंसर होगा अश्वेत शक्ति, मतलब अश्वेत शक्ति। यहाँ पे एसएसटी में बहुत जगह आपको अश्वेत दिखाई देगा, मतलब जो काला है उसे क्या कहते हैं, जो श्वेत नहीं है वो क्या होगा, काला। तो अश्वेत शक्ति। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? तो किसका होना चाहिए दोस्तों? तो आपको पता होगा कि पेरियार स्वामी और ज्योतिबा फुले ने जातिगत लोगों को बाहर निकाला था। ये तो बहुत बड़े दलित के नेता ही थे, ये तो दलित के प्रणेता ही हैं। तो और ये राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्होंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है दलितों के लिए, तो इन्हें दलित के उत्थान से इनका कोई संबंध भी नहीं है। निम्नलिखित देशों में कौन धर्म और जातीय पहचान व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना ज़रूरी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, जो यूगोस्लाविया एक ऐसा देश है जो जातिगत धार्मिक विषयों के कारण क्या किया गया है, विखंडित हो गया है और टूट गया है, विखंडित हो गया है। ठीक है, तो आपको हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वही आपके लिए मेनली इम्पोर्टेंट है, इतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। और ये हमारे यूट्यूब चैनल की गारंटी है कि इससे आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आगे आने वाला नहीं है। इतने ही क्वेश्चन आप अच्छे से सिंपली पढ़ लीजिए, बहुत हो गया, आपको इससे आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका समय बहुत ही ज़्यादा गोल्डन समय है, आपका जो सोने के भाव से भी महंगा समय है। ठीक है ना, जो समय बीत गया वो कभी आता नहीं है, तो आप अपने समय को अच्छे क्वेश्चंस में लगाइए, अच्छी लॉजिक में लगाइए। बेकार का समय खपत करने से कुछ नहीं होने वाला है, ना ही आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, ना ही आपका लॉजिक बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अपने समय का सदुपयोग करना है और अच्छे से बढ़ना है। ठीक है, अगले ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बस हम ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 32 क्वेश्चन जो मैंने कराए इसी में से आपको लड़ने वाला है क्वेश्चन, इससे आगे बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको इससे लिखने भी कि वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप इसे पोस्ट करके ही 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। बट आप इस चाहें तो नोटबुक में अच्छे से राइट करके पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। हाँ, ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि आपको अभी टाइम है एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कड़ा है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी और सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई। तो मैंने बताया था बेल्जियम के लोगों ने अपने आप में क्या किया था, समझौता करके लोकतंत्र में साझेदारी कर ली थी। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।